जुड़े भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों को आप कितना नंबर देंगे? नहीं, मैं बताया तो मुख्यमंत्री जी का विकास कार्य को मैंने बताया कि गोरखपुर मतलब एक भी नंबर मैं देंगे कि आप जीरो कर देंगे? गोरखपुर सीएम सिटी और बनारस पीएम सिटी है। और गोरखपुर से लेके बरहलगंज की सड़क आप देख लीजिए, 4.5 साल में नहीं बन पाई। एम्स की स्थिति आप देख लीजिए, एम्स में आज भी 60% विभागों की ओपीडी काम नहीं कर रहे हैं। आप फर्टिलाइजर को देख लीजिए, फर्टिलाइजर में हमारे अगल बगल का कोई व्यक्ति या गोरखपुर कराने वाला कोई व्यक्ति नौकरी नहीं पाया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अब नंबर देने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं तो उनको कोई नंबर नहीं दूंगा। मतलब अपने सीएम तो आपके शहर के हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने सीएम को उसको नंबर आपको देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की बात अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो आप को इस बात का एहसास होता होगा कि शहर में आपके कुछ जरूर विकास हुआ है। इस चीज को मानते हैं आप? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, और विकास। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी हमेशा से समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती रही है। युवाओं के बल पर किसी भी देश की सत्ता एक छोर से दूसरे छोर तक जाती रही है, और हमेशा युवाओं ने ही परिवर्तन के वाहक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। आज हम एक ऐसे युवा से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल किया, और आज वह विधि व्यवसाय में रहते हुए राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। नाम आपका नीरज शाही है, आप अधिवक्ता हैं। बाकी परिचय आप ही से, हम आप ही की जुबानी, आप ही की कहानी से होगी। शाही जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाही जी, जैसा कि हमने बताया कि युवा किसी भी समाज में या किसी भी राष्ट्र का वो कर्णधार होता है। आप भी एक युवा हैं और आप अधिवक्ता हैं। क्योंकि मैंने नाम बता दिया, बाकी परिचय आपको बताना है। आप ये बताएं कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन थे, और कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताएं। देखिए, मेरा जन्म स्थान गोरखपुर है, और मेरे पिताजी का नाम श्री मनोज कुमार शाही और माताजी का नाम श्रीमती सूर्यकांति शाही है। मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई गोरखपुर में किया, दिव्यना डिग्री कॉलेज से, और लॉ की पढ़ाई मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से शुरू हुई? प्रारंभिक शिक्षा मेरी गोरखपुर से ही शुरू हुई। मैं 8 तक सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा, इंटर तक मैं एमजी इंटर कॉलेज में पढ़ा, ग्रेजुएशन मैंने दिव्यनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से किया, और लॉ लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। अच्छा, तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, आपने बताया कि शिशु मंदिर से आपने जो है शिक्षा ग्रहण किया, और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन गोरखपुर डिग्री कॉलेज से आपका हुआ, दिव्यना डिग्री कॉलेज से आपका हुआ। तो विधि की जो आपने शिक्षा ग्रहण की, तो क्या आपने शुरू से ही अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही आपने विधि की शिक्षा ग्रहण की, या आपको विधि संस्कारों में मिली? क्या है इसके पीछे कहानी, जरा सा हमारे दर्शकों? नहीं, विधि तो हमारे संस्कार में नहीं है, क्योंकि हमारे परिवार में कोई अन्य व्यक्ति वकील नहीं है, लेकिन मैं वकील बनना चाहता था, और इस नाते मैंने लॉ की पढ़ाई गोरखपुर से निकलकर और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाकर लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरा किया है। अच्छा शाही जी, आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? जैसे आपने बताया अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, तो पिताजी के जरा उनके भाइयों के बारे में जरा हमारे दोस्तों को बताइए। मेरे पिताजी, एक भाई मेरे पिताजी की और हैं जो आरटीओ ऑफिस में सर्विस करते रहे, अब वो भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और मेरा एक और छोटा भाई है जो इस समय दिल्ली मेट्रो में है। मतलब आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 1 बहन हैं। अच्छा, तो आपका परिवार संयुक्त है या एकल परिवार? नहीं, पूरी तरह संयुक्त परिवार आज भी मेरा है, और आज भी पिताजी घर के गार्जियन है। पिताजी माता जो कहते हैं उस हिसाब से परिवार चलता है। आपने जब विधि की शिक्षा ग्रहण किया लखनऊ विश्वविद्यालय से, तो उसके बाद आपने जो विधि व्यवसाय शुरू किया वो कहाँ से शुरू किया? मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद गोरखपुर आया, और सिविल कोर्ट से मैं अपना विधि व्यवसाय शुरू किया। मतलब आपने यही गोरखपुर सिविल कोर्ट से ही आपने विधि व्यवसाय शुरू। अच्छा, तो आप का जो विधि व्यवसाय है, कितने वर्षों की आपकी प्रैक्टिस हुई है, क्या बताएंगे हमारे? मेरी प्रैक्टिस लगभग
18 वर्ष की हो चुकी है। मैं 2003 से प्रैक्टिस करता हूँ और 2003 से लगातार प्रैक्टिस किया और आज की डेट में 18-19 साल मेरी प्रैक्टिस हो गया है। अच्छा, विधि का जो व्यवसाय है ये माना जाता है कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को बहुत ही ठीक ढंग से वह व्यवसायी जानता है, और कचहरी ये माना जाता है कि वो हमारे समाज का एक परिदृश्य होती है। कचहरी समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं। तो 18 वर्षों में जो आपने अनुभव प्राप्त किया, उसमें आप किस तरह से पीड़ितों को न्याय दिलाने में सफल रहे, क्या कहेंगे हमारे बच्चों को? देखिए, देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक वकीलों का योगदान रहा और आज़ादी के बाद भी जो देश में प्रथम श्रेणी के नेता हुए, जिनको देश की चिंता रही, जिनको गांव गरीब किसानों की चिंता रही, वो सभी लोग हमारे अधिवक्ता समाज से ही गए हैं। तो इस नाते अधिवक्ताओं का योगदान इस देश में सबसे अधिक है। और आज के परिस्थिति में भी जब व्यक्ति सभी जगह से निराश हो जाता है, तब वो एक अधिवक्ता के शरण में जाता है और वो अधिवक्ता अपने तन मन धन तीनों से उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कार्य करता है। मतलब वो पीड़ित की सेवा करता है, समाज के अंतिम व्यक्ति की या सबसे प्रताड़ित व्यक्ति की वो सेवा करता है, तो उससे जो सुखानुभूति मिलती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। शाही जी, आप विधि व्यवसाय के अतिरिक्त और भी किसी क्षेत्र से जुड़े हैं? देखिए, मैं जब विद्यार्थी था तो उस समय छात्र राजनीति करता था। उसके बाद में विद्यार्थी परिषद संगठन में जुड़ा और विद्यार्थी परिषद के लगभग सभी महत्वपूर्ण दायित्वों पे काम किया। विद्यार्थी परिषद के बाद मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में सभी पदों पे काम किया। मैं उसमें राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों का संयोजक रहा, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्य समिति का सदस्य भी रहा। तो मैं निश्चित रूप से मतलब विधि के साथ राजनीति के माध्यम से भी लोगों को सेवा करने का प्रयास किया, किंतु आज मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। और समाजवादी पार्टी, मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी ही है जो समाज के अंतिम व्यक्तियों तक को न्याय दिलाने के लिए कार्य कर रही है। मतलब राजनीतिक क्षेत्र में जो आपका पदार्पण हुआ वो छात्र राजनीति से हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आपने शुरू किया। शाही जी, इस समय आप समाजवादी पार्टी में शामिल हो और समाजवादी पार्टी ये मान के आप चलते हैं कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा बेहतर ढंग से समाजवादी पार्टी कर सकती है। इस पर सवाल हम अभी आगे पूछेंगे। एक सवाल उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि विधि के माध्यम से जो समाज की सेवा आप करते आ रहे हैं, कहाँ से आपको ये आभास हुआ कि राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा और बेहतर तरीके से की जा सकती है? क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार प्रशासन में या पुलिस में जिस प्रकार राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप बढ़ा है और जिस प्रकार तमाम राजनीतिक दल के लोग पुलिस पर और प्रशासन पर प्रभाव डालकर तमाम लोगों को परेशान करते हैं, इस कारण मुझे महसूस हुआ कि वकालत के साथ साथ राजनीति में भी रह सकता है, क्योंकि राजनीति के माध्यम से आदमी व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है और राजनीति के माध्यम से आदमी अपनी बात ऊपर पहुंचाकर उनके लिए नई व्यवस्था बना सकता है, नया कानून बनवा सकता है। मतलब राजनीति समाज सेवा का बेहतर माध्यम। बिल्कुल बिल्कुल। शाही जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि आज जो राजनीति में ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक शुचिता का जो ह्रास हुआ है, राजनीति में जो मानक थे उस मानक का जो ह्रास हुआ है, उस मानक को स्थापित करने में आप चूंकि युवा हैं और आप राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो उस शुचिता का जो हम कल्पना करते हैं, अब ये माना जाता है कि राजनीतिक शुचिता का ह्रास हुआ है और राजनीतिक शुचिता को बनाए रखने में आप अपनी भूमिका का निर्वहन किस तरह से करेंगे, क्या बताएंगे? देखिए, राजनीति का ह्रास नहीं हुआ है। बीच के कुछ वर्षों में जब तमाम गठबंधन वगैरह चले, उस समय कुछ गलत तत्व तो राजनीति में प्रवेश कर गए और जनता को गुमराह करके अपने धन और बल के आधार पे MP MLA हो गए। उन लोग के नाते थोड़ा बहुत राजनीति प्रभावित हुई, किंतु आज भी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर तमाम अच्छे नेता हैं जो राजनीति और को शुचिता के आधार पर ही करते हैं और कर रहे हैं।
मतलब आपके कहने का तात्पर्य है कि राजनीति कहीं से नहीं प्रभावित हुई, व्यक्ति उसमें गलत आए, बिल्कुल, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब राजनीतिक व्यवस्था बेहतर तरीके से कार्य कर रही है। साहिर जी, आपने भारतीय जनता पार्टी जैसे दल को, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस दल से आपने छात्र राजनीति शुरू किया था, फिर आखिर अचानक क्या हुआ, कैसे कि आपका जो झुका हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो विस्तार है, क्षेत्र है, वो उत्तर प्रदेश तक है। ऐसे में आप इतने बड़े दल को छोड़ करके और प्रदेश स्तरीय दल में जो है आने का विचार कैसे आया, क्यों आया, क्या बताएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल कागज में विश्व का सबसे बड़ा दल है, क्योंकि वो मिस कॉल मार के और अपने कार्यकर्ताओं को बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल ये नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी कागज में सबसे बड़ा दल है, एक चीज। दूसरा, हम जैसे लाखों नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2012 से लेकर 2017 के अखिलेश यादव के कार्यकाल को और आज के कार्यकाल को अगर तुलना किया जाए तो समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश के विकास में जितना योगदान समाजवादी पार्टी का रहा, उतना आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है। उदाहरण के लिए देते हैं आपको, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरखपुर में सरकार बनते ही हुआ कि साहब मेट्रो चलेगी, मेट्रो का एक पिलर गढ़ नहीं पाया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के बनारस के क्षेत्र में भी मेट्रो का एक पिलर नहीं गड़ा है, एक चीज। दूसरा, तय समय के अंदर आगरा एक्सप्रेस वे एशिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस वे बन के तैयार हुई तय समय के अंदर। आज हम गोरखपुर में रहते हैं, गोरखपुर से बनारस की रोड अभी नहीं बन पाई। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ा दल है और सबसे अधिक विकास करता है, ये मुझको लगता है कहीं ना कहीं से ये ठीक नहीं बेईमानी होगा। और तो आप गोरखपुर में आपकी पढ़ाई दिखाई, आपका जन्म स्थान गोरखपुर, और इस समय वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी इसी गोरखपुर की भूमि के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, और आप उनके उस मुख्यमंत्रित्व काल में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों को आप कितना नंबर देंगे? नहीं, मैं बताया तो मुख्यमंत्री जी का विकास कार्य को मैंने बताया कि गोरखपुर मतलब एक भी नंबर देंगे कि आप जीरो कर देंगे। गोरखपुर सीएम सिटी है, बनारस पीएम सिटी है। और गोरखपुर से लेके बरहलगंज की सड़क आप देख लीजिए, 4.5 साल में नहीं बन पाई। एम्स की स्थिति आप देख लीजिए, एम्स में आज भी 60% विभागों की ओपीडी काम नहीं कर रहे हैं। आप फर्टिलाइजर को देख लीजिए, फर्टिलाइजर में हमारे अगल बगल का कोई व्यक्ति या गोरखपुर कराने वाला कोई व्यक्ति नौकरी नहीं पाया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अब नंबर देने का कोई सवाल ही नहीं है, मैं तो उनको कोई नंबर नहीं दूंगा। मतलब अपने सीएम तो आपके शहर के हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने सीएम को उसको नंबर आपको देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की बात अलग है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो आप को ये इस बात का एहसास होता होगा कि शहर में आपके कुछ जरूर विकास हुआ है, इस चीज को मानते हैं आप? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। और विकास तो कोई सरकार है कि विकास करेगी। भाई हमारे वीरबाबू सिंह 14 महीने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आज उनके विकास की तुलना कर लीजिए 4.5 साल के विकास। तो ये कह देना कि इनके अलावा किसी ने कोई विकास नहीं किया, ये बेमानी होगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हमारे सारे जितने भी शिलान्यास कराए हुए जितने भी कार्य थे उसी का उद्घाटन जो है योगी जी कर रहे हैं, तो ये बात कहाँ तक आप इसको जो है सही मानते हैं? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का वार्ड जो है वो अखिलेश यादव जी ने बनाया। एम्स के लिए जो जमीन था वो अखिलेश यादव जी ने दिया। गोरखपुर से सलेमपुर की जो सड़क थी उसका पैसा अखिलेश यादव ने दिया। गोरखपुर से महाराजगंज की सड़क का पैसा अखिलेश यादव जी ने दिया। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के ही कार्य को इस सरकार फीता काट रही है। अच्छा साहिब जी, महंगाई का मुद्दा जो है पूरे देश में, महंगाई को लेकर तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, महंगाई को नियंत्रण कर पाने में कहीं से भी ये कुछ सफलता हासिल की है या पूरी तरह से असफल रही है? महंगाई तो बिल्कुल नियंत्रण के बाहर है, और हमको लगता है महंगाई नियंत्रण में क्यों नहीं हो रही है, क्वेश्चन तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। जरूर पूछेंगे। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई
उनके समय में आज पेट्रोल की क्या स्थिति है, डीजल की क्या स्थिति है, सब्जी की क्या स्थिति है, तो ये तो वो बेहतर ज़्यादा बता सकते हैं हमारी समझ में। और लेकिन हमारे जैसे लाखों नौजवान और देश के गरीब किसान इस महंगाई से बहुत परेशान हैं और निश्चित रूप से वो इस महंगाई में किस तरह अपना जीवन यापन करें भगवान ही जानते हैं। अच्छा साई जी, आप गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और सुनने में आया है कि आप नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशिता की दावेदारी भी आप कर रहे हैं, कहाँ तक इस बात में सच्चाई है? देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। मैं भी समाजवादी पार्टी से नगर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना आवेदन किया। यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगता है कि मुझे चुनाव लड़ाना चाहिए और यदि मुझे टिकट देंगे तो मैं निश्चित रूप से गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ूंगा। यदि मुझे टिकट नहीं देंगे तो जिसको भी टिकट देंगे उसको रख के उसको चुनाव जिताने का प्रयास करूंगा। तो क्या आप मान के चल रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित ही तो आपका सर्वे भी बता रहा है सर, आपका सर्वे बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और आप देख भी रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी अब तो नुक्कड़ सभाओं की स्थिति आ गई, उनकी हर जिले में 2-2 सभा कर चुके। और एक आप अभी पर 3 तारीख को नड्डा जी आपके बस्ती में थे, 1 तारीख को आपके अमित शाह जी फैलाबाद में थे, आने वाले 9 तारीख को नरेंद्र मोदी जी लखनऊ में हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना भयभीत हो गई है। तो जो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का विकास का जो खाका खींचा था, उसमें 2022 में किस तरह से वो उत्तर प्रदेश को देखेगी, क्या आप बताएंगे? समाजवादी पार्टी के अगर चश्मे से मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश 2022 के बाद तक उत्तर प्रदेश कैसा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, 2012 से 2017 का जो अखिलेश जी का कार्यकाल था, कन्या विद्याधन अखिलेश यादव जी ने दिया, लैपटॉप अखिलेश यादव जी ने दिया। अखिलेश यादव जी लैपटॉप पे फोटो लगाए, पूरा हाय तौबा मचाया। आज नमक जैसी छोटी चीज़ों पर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लग के आ रहा है। तो ये आप अंदाजा लगाइए कि हमारी 2012 से 2017 की सरकार जितनी बड़ी योजना थी, कैंसर हॉस्पिटल बना लखनऊ में, अखिलेश जी की देन थी। मेट्रो चला लखनऊ में, अखिलेश जी की देन थी। आगरा एक्सप्रेस बना, अखिलेश जी की देन थी। गोरखपुर में एम्स की जमीन मिली, अखिलेश जी की देन थी। 500 बेड का हॉस्पिटल बना मेडिकल कॉलेज में, वो अखिलेश जी की देन थी। तो अब आप उसी अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार, जबकि केंद्र में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र से कोई सहयोग न मिलने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने जितना कार्य किया 2012 से 2017 के बीच, इस बार की जब सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश पूरे भारत का विकास का मॉडल बनेगा। उत्तर प्रदेश के विकास को पूरे भारत में दिखाया जाएगा। साई जी, अधिवक्ता हैं आप, और अधिवक्ता समाज हमेशा, चाहे जो भी सरकार रही हो, उससे हमेशा अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा। तो ऐसी स्थिति में चूंकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने बेहतर कार्य किया है, तो समाजवादी पार्टी अधिवक्ताओं के लिए जब 2012 से 17 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया और वर्तमान की योगी जी की सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया, जरा सा इसका एक तुलनात्मक विवरण जरा सा हमारे दर्शकों के सामने आप रखें। देखिए, समाजवादी पार्टी अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी। आप देखे होंगे सभी जिला न्यायालयों में, सभी कलेक्ट्रेट कचहरी में अपने कार्यकाल के दौरान अखिलेश यादव जी ने बजट दिया था और सब जगह चैम्बर बने, बार एसोसिएशन की बिल्डिंग बनी। ये अखिलेश यादव की सरकार की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधिवक्ता हित के लिए कोई कार्य नहीं किया है। मतलब हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ हमारे बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया आज तक। अच्छा साई जी, आपको अगर समाजवादी पार्टी अगर गोरखपुर नगर से अपना उम्मीदवार बनाती है और आप विधानसभा में इस शहर का प्रतिनिधित्व यदि आप करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका काम होगा वो क्या होगा, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए जी, मुझे समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है और मैं चुनाव जीत कर जाता हूँ, तो हर हाथों को काम मिलेगा, हर नौजवानों को काम मिलेगा। गोरखपुर शहर में जैसे यहाँ के बच्चे जो इलाहाबाद और दिल्ली तैयारी करने के लिए जाते हैं, उन बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी कि हमारे गांव गरीब किसान का भी लड़का पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS बने। साई जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और अपने जीवन वृत्त के साथ साथ
अपने व्यावसायिक अनुभवों को और जो आपकी भावी रणनीति है, राजनीतिक रणनीति है, वो सब हमारे दर्शकों से आपने साझा किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।